फार्मा एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पार्ट फर्स्ट हमने कवर कर लिया था, ये पार्ट सेकंड है। चलिए डिस्कस करते हैं। अभी तक मैंने लगभग 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 2 मार्क्स में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन द एसेप्टिक एरिया। ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जो कि एसेप्टिक एरिया में कंटामिनेशन कॉज करने के सोर्स बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कंटामिनेशन हो रहा है। तो देखिए, पहला है क्या, पर्सोनेल। पर्सोनेल मीन्स वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी। तो जो कर्मचारी हैं वो आपके प्राइमरी सोर्स बन सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने इम्प्रॉपर तरीके से गाउनिंग मीन्स जो भी उन्हें ड्रेसअप दिया गया है, अगर उन्होंने उसको सही से पहना नहीं है, अपने आप को कवर सही से नहीं किया है, उनके कपड़े गंदे हैं और उन्होंने उसको कवर नहीं किया या फिर चेंज नहीं किया, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि जो डस्ट या माइक्रोब्स है, तो जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके थ्रू एसेप्टिक एरिया में वो जा सकता है। उन्होंने हाइजीन को मेंटेन नहीं किया। हैबिट्स मीन्स उनके कुछ हो सकते हैं जो गंदी आदतें हों, वहाँ पे खाने पीने की आदतें होंगी। एसेप्टिक एरिया में ये सारी चीज़ें नहीं की जाती, ना वहाँ पे खाना खाया जाता है, ना कुछ ड्रिंक किया जाता है, और ना ही वहाँ पर आपको सिगरेट पीना है। ठीक, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोहिबिटेड होती हैं, मीन्स वहाँ पर ये सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं तो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। और ज़्यादा मूवमेंट भी मीन्स अगर वो जो पर्सनल है ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, अंदर बाहर जा रहा है आ रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि जब वो बाहर जा रहा है तो बाहर हो सकते हैं कि उसके कपड़े पर डस्ट धूल जो भी है वहाँ पे उसके ऊपर आ जाएंगे, और फिर वो डस्ट धूल उसके थ्रू एसेप्टिक एरिया में आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पर्सनल आपका प्राइमरी सोर्स हो सकता है कंटामिनेशन के लिए। बिल्डिंग और फैसिलिटी जो हैं वहाँ पे भी कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है या फिर जो उसका सरफेस है वो खुरदुरा हो, साफ़ ना हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि थोड़ी बहुत मीन्स वहाँ पे रफनेस की वजह से क्या होगा आपका कंटामिनेशन के चांसेस वहाँ पे रहेंगे। ठीक, और हो सकता है कि ड्रेन्स मीन्स जहाँ से जो भी नाले हैं, नाले में हो रहा है लीकेज, हो रहा है लीकेज की प्रॉब्लम है। लेआउट मीन्स यहाँ पे क्या है, दीवार खुरदरी है और आसानी से उसको धुला नहीं जा सकता। मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, अगर मीन्स अगर आपके जो सरफेस है, जो सरफेस का डिज़ाइन है, दीवार का डिज़ाइन है या सीलिंग का डिज़ाइन है, वो सब मीन्स एकदम स्मूथ होना चाहिए। ऐसा है कि आसानी से वो वॉश आउट हो जाए, क्योंकि अगर वो खुरदरी रहेंगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके जो डस्ट धूल है या फिर माइक्रोब्स हैं वहाँ पे उनका इकट्ठा होना या फिर आसानी से हो सकता है। ठीक, और अगर दीवार खुरदरी रहेंगी तो हो सकता है वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत दरारें भी रही तो क्या होगा कि जो भी सीमेंट है या फिर प्लास्टर जो भी हुआ होगा तो वो धीरे धीरे वहाँ पे उसका ब्रेकेज होने लगेगा, वो टूट टूट के गिरने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं से उनका भी कंटामिनेशन में रोल है, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंटामिनेशन को कॉज कर रहे हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्डिंग में आ जाती हैं। और रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट मीन्स जो भी मशीन है या रॉ मटेरियल है, मान के चलिए अगर इक्विपमेंट में उसमें इक्विपमेंट में जंग लगा हो तो जंग लगा रहेगा, तो अब क्या होगा कि वहाँ पे हम कुछ भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अगर इक्विपमेंट गंदा है या जंग लगा है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कंटामिनेट करेंगी किसी भी सैंपल या प्रोडक्ट को। ठीक, और रॉ मटेरियल, अगर उस रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी की नहीं है रॉ मटेरियल, तो वहाँ पे वो भी कंटामिनेशन का सोर्स बन सकती हैं। ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी चीज़ें हम यूज़ करें या जो प्रोसेस हम यूज़ करें वो भी अगर सही नहीं हुई तो वो भी एक कंटामिनेशन का सोर्स हो सकती हैं एसेप्टिक एरिया में। ठीक, ये आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। मैंने यहाँ पे मेन हेडिंग लिख दिया था, आप चाहे तो डायरेक्ट ये 4 सोर्स लिखिएगा और उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स विथ एग्जाम्पल। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ में बताइए। तो एंटी का मतलब एंटी मीन्स अपोज करना, मीन्स अपोजिट, ऐसा कोई चीज़ है जो कि बिल्कुल अगेंस्ट में चलता है। और माइक्रोबियल मीन्स माइक्रोब्स, तो ऐसे एजेंट जो कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट में या अपोजिट में काम करते हैं उनको हम कहते हैं क्या, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो आपको एग्जाम्पल के सामने बताना है। तो एग्जाम्पल में आपका एंटीबायोटिक्स हो सकता है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, ये सारी चीज़ें। तो देख लेते क्या है।
An antimicrobial agent is a substance that kill or slow the growth of microorganism. Antimicrobial agent एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं पूरी तरीके से या फिर उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है, ताकि हम जो भी इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट कर सके और उसको प्रिवेंट कर सके, मीन्स रोक सके। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरल एजेंट। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ये इतने सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स क्या होते हैं बताइए। तो देखिए प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हमारे एंशिएंट फॉर्म ऑफ लाइफ हैं। ये आपके जो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते थे इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता था, और इनमें क्या होते थे कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं होते थे, डीएनए बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रीली फॉर्म में रहता था, और यहाँ पे आपको एक सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिल जाता था। तो यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोट्स में क्या रहेगा, ये आपके जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर आपको थ्रू न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, और ना ही आपको यहाँ पे वेल डेवलप्ड टाइप के ऑर्गेनेल जैसे कि डीएनए सॉरी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं प्रोकैरियोट्स में। जैसे एग्जांपल में आपके पास में है बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरीके के होते हैं। इनमें आपको क्लोज्ड न्यूक्लियस भी मिल जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें आपको अलग से ऑर्गेनेल्स भी मिलेंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे ऑर्गेनेल्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल में आपके एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट विथ एग्जाम्पल। एंटीसेप्टिक एंड और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो देखिए एंटीसेप्टिक हमेशा लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किया जाता है, और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पर अप्लाई किया जाता है। तो देखिए क्या है, एंटीसेप्टिक इज़ ए केमिकल सब्सटेंस अप्लाई टू लिविंग टिश्यू। एंटीसेप्टिक आपका एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि स्किन, वुंड मेम्ब्रेन, वहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को रोका जा सके और उन्हें किल भी किया जा सके, ताकि वहाँ पर किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक, जैसे कि आप डिटॉल लगाते हैं, नॉर्मली डिटॉल को कभी भी चोट पर लगाया जाता है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो डिटॉल होता है वो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो डिटॉल होता है वो आप नॉर्मली देखते होंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस का मतलब यहाँ पे है लिविंग टिश्यू से रिलेटेड है। तो लिविंग टिश्यू या लिविंग सरफेस, तो उनके ऊपर हम यहाँ पे डिटॉल का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि डिटॉल का हम नॉन लिविंग चीज़ पे नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो एंटीसेप्टिक की तरह से डिटॉल है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो आपके लिविंग टिश्यू पर यूज़ किया जाता है। ठीक, और डिसइंफेक्टेंट का क्या है, डिसइंफेक्टेंट को हम नॉन लिविंग सरफेस पर अप्लाई करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे घर में अगर हम कभी मोप करते मीन्स पोछा लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लाइजॉल का यूज़ करते हैं। ठीक, तो वहाँ पे फिनॉल का भी यूज़ होता है, सॉरी फिनॉल नहीं, फिनाइल का यूज़ करते हैं। तो घर पे क्या रहता है कि घर की सफाई के लिए आप नॉर्मली ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऐसा नहीं है कि आप लाइजॉल को या फिर फिनाइल को, इन सबको आप अपनी बॉडी पर तो यूज़ करते नहीं हैं, इनको आप यूज़ करते हो घर की सफाई के लिए। तो जब आप घर की सफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो तो ये है आपका नॉन लिविंग सरफेस। ठीक, तो आप डिसइंफेक्टेंट में क्या करते हैं कि जो भी इन्फेक्टेंट या इन्फेक्शन कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपके घर के या फिर नॉन सरफेस एरिया के थ्रू आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनको किल करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लिकेट अबाउट प्राइमरी सेल कल्चर। प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है? तो प्राइमरी सेल कल्चर क्या है, देखिए जब आप क्या करते हैं कि जैसे कि मुझे अभी क्या करना है कि रिसर्च करना है। अब मुझे कोई रिसर्च करना है, तो रिसर्च मुझे किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर करना है, तो मैं कोई भी दवा डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी को नहीं दे सकती, मीन्स किसी भी ह्यूमन को। अब मैंने कोई दवा बनाई है किडनी के लिए या फिर आई के लिए, तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं डायरेक्ट उस पर अप्लाई करके मैं टेस्टिंग नहीं कर सकती। हो सकता है कि मेरा वो ड्रग जो है वो इफ़ेक्टिव ना हो सकता है, हो भी सकता है कि अगर मैंने दवा उस पर्सन को दिया और कुछ रिएक्शन हो गया और वो एक्सपायर कर गया, बहुत सारे केसेस हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो रिसर्चर होते थे,
रिसर्चर, वो क्या करते थे कि जैसे कोई भी एनिमल है, उनसे एक पार्ट ऑफ टिश्यू को वहाँ से हम निकाल लेते थे, पार्ट ऑफ सेल या पार्ट ऑफ टिश्यू, वहाँ से हम उसको निकालते थे। और निकालने के बाद उनको हम क्या करते थे, एक ऐसा कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर जैसा हमारा सेम बॉडी का इन्वामेंट है, उस पार्ट ऑफ सेल को हम सेम इन्वामेंट देते थे, ताकि वो जो सेल है वो सर्वाइव कर सके। जब वो सर्वाइव करेगा क्यों? क्योंकि हमने उसको पूरा इन्वामेंट का जो कंडीशन है वो अपना सेम, अपने बॉडी के जैसा ही उसको पूरा इन्वामेंट हमने बाहर दिया हुआ है, ताकि वो सर्वाइव करे। और सर्वाइव करके एक सेल से वो ढेर सारे, मीन्स यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल बना ले, मीन्स वहाँ पे एक तरीके से सेल का पूरा वहाँ पे हमें गुच्छा बनते हुए देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम उसकी कल्चरिंग करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी सेल कल्चर में क्या होता है, जब आपने सेल को डायरेक्ट किसी होस्ट बॉडी से निकाल करके कल्चरिंग के लिए रख दिया है, वो कहलाता है प्राइमरी सेल कल्चर। अब देखिए क्या है, प्राइमरी सेल कल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग सेल डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ह्यूमन और एनिमल टिश्यू। आपने जब सेल को डायरेक्टली किसी लिविंग ह्यूमन और एनिमल टिश्यू से निकाल दिया, ठीक, एंड ग्रोइंग देम इन ए कंट्रोल लेबोरेटरी इन्वायरमेंट, और उनका ग्रोथ कराया एक कंट्रोल लेबोरेटरी इन्वायरमेंट। कंट्रोल लेबोरेटरी इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि आपने वो पूरा इन्वायरमेंट उसको दिया जो कि उस टिश्यू के लिए ज़रूरी था। जैसे अगर मैंने स्टमक से कोई सेल लिया है या टिश्यू को लिया है, तो तो वहाँ पे जो स्टमक के जो सेल है उसको सरवाइव करने के लिए उसको जो भी इन्वायरमेंट चाहिए वो पूरा इन्वायरमेंट बाहर हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने बताया है। ठीक, कोई डाउट होगा फिर भी तो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनलिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्पॉइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, न्यूट्रिशनल फैक्टर, पीएच लेवल, स्टोरेज टेम्परेचर, रिडॉक्स पोटेंशियल, साइज एंड टाइप ऑफ इनोकुलम, पैकेजिंग डिज़ाइन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर हमारे पास में कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है और ये सारे फैक्टर्स आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो माइक्रोब्स हैं उनकी वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है और वो हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे का नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।